नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग आज वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का लाइव क्लास भी हुआ था और सोचा मैं एक वीडियो भी बनाकर भेज दूं कि जिससे कोई कन्फ्यूजन हो वह दूर हो जाएगी, तथा जो बच्चे किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं ले सके हैं वे भी इसको देख करके और इस टॉपिक को समझ सकेंगे। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह कि वाच्य क्या होता है। तो वाच्य एक प्रकार का वाक्य है, वाक्य ही है, वाक्य का ही रूप है। इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें वाक्य में प्रधानता किसकी है। जिसकी प्रधानता होगी वही वाच्य होगा। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी तो वह कर्तृवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता रहेगी तो वह कर्मवाच्य होगा, और भाव की प्रधानता रहेगी, क्रिया की प्रधानता रहेगी तो वह भाववाच्य होगा। तो वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके द्वारा क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। तो एक इसमें भी जो इस पीपीटी में वाच्य की परिभाषा दी हुई है उसको भी आप लोग देख लेंगे, वह भी इसी से संबंधित है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के प्रकार पर आएंगे तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो सबसे पहले उदाहरण देख लेंगे और इसका एक और ट्रिक बताए थे हम कि कैसे पहचानते हैं हम लोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उस पर भी एक पीपीटी तैयार किया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेंगे और उसको भी हम समझा देंगे। आप लोग अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि कैसे हम इन वाच्यों को पहचानते हैं कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। लेकिन यहाँ थोड़ा इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको बता दे रहे हैं। कर्तृवाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य, क्रिया के कर्ता, उद्देश्य और विधेय होता है। हर एक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। बिना एक उद्देश्य और बिना एक विधेय के कोई वाक्य बन नहीं सकता है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य, यानी उद्देश्य का मतलब कर्ता, क्रिया के कर्ता का बोध हो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है। बच्चा एक वचन है इसलिए, और ये पुल्लिंग है इसलिए खेलता है क्रिया जो है वह एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। घोड़ा भागता है, घोड़ा भी एक वचन है और यह पुल्लिंग है, तो इसमें क्रिया जो है भागता वह भी इसी के अनुसार लगाया गया है। इन वाक्यों में बच्चा घोड़ा करता है तथा वाक्यों में कर्ता की ही प्रधानता है, अतः खेलता है, भागता है, ये कर्तृवाच्य है। अब देखेंगे कर्मवाच्य क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्र सैनिक मारे गए, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है,
पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। तो इसमें हम लोग देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे। पहला अभी समझ में नहीं आएगा, इसको डिटेल में बता देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो क्रिया है नाटक प्रस्तुत करने की, कर्म जो है वह उसकी प्रधानता है छात्रों द्वारा, कर्ता की विशेष प्रधानता नहीं है, इसलिए यह कर्मवाच्य होगा। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई है, तो मेरे द्वारा, मेरा जो है वह क्या है, इसमें कर्ता है। पुस्तक जो है वह कर्म है और क्रिया हो रही है पढ़ने की। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे पढ़ी गई क्रिया का लिंग जो है वह स्त्रीलिंग है और पुस्तक भी जो है वह स्त्रीलिंग है। इसलिए यहाँ पर जो पुस्तक कर्म है उसके अनुसार क्रिया का लिंग और वचन दिया गया है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए, यहाँ भी वही स्थिति है। तो इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप कर्मवाच्य कहलाते हैं। तो इसका एक इधर नीचे वही उदाहरण दिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव, क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। यह भाववाच्य की सबसे मुख्य बात यही है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष के एक वचन की होगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी अभी हम बता देंगे कैसे उसको पहचानते हैं। तो जैसे भाववाच्य के कुछ उदाहरण इसमें तो नहीं दिया गया है, मैं बोल दे रहा हूँ। राम से टहला भी नहीं जाता, इसमें जो क्रिया है टहलने की सबसे ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है। और से जो है वह अभी हम बताएंगे दूसरे पीपीटी में कि जो वहाँ कर्ता के बाद तुरंत से आता है वह भाववाच्य होता है और क्रिया जो है हमेशा निषेधात्मक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये भाववाच्य का परिभाषा हो गया, अभी हम आप लोगों को इसका उदाहरण भी दिखा दे रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग वाच्य को पहचानते हैं। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य में होता क्या है, कर्तृवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद, कर्तृवाच्य में प्रधानता कर्ता की होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक रहता है, कर्ता की विभक्ति चिन्ह या तो ने कारक चिन्ह रहेगा और नहीं तो शून्य कारक चिन्ह रहेगा। शून्य कारक चिन्ह का मतलब कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं रहेगा। कर्ता के बाद तुरंत जो है अपना कोई अकर्मक या सकर्मक क्रिया रहेगी, उसके बाद क्रिया वगैरह जो होगा। तो ये सारी चीज़ें, तो कर्तृवाच्य पहचानने का सबसे मुख्य तरीका यह है कि कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक चिन्ह होगा या शून्य कारक चिन्ह होगा। अब ने कारक चिन्ह तो आप जान गए, शून्य कारक चिन्ह क्या है यह आपको दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं। पहले वाक्य को देखेंगे सबसे पहले, बच्चे ने रोटी खाई, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह है और क्रिया जो है उसका लिंग और पुरुष यह जो है कर्ता के अनुसार है। तो यहाँ जो है यह कर्तृवाच्य होगा।
दूसरा है जया किताब पढ़ती है। जया के बाद आप लोग देख रहे हैं कोई कारक चिन्ह नहीं है, यानी शून्य कारक चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि यह कर्तृवाच्य है। इसके बाद हमको क्या देखना है? इसके बाद हमें यह देखना है कि क्रिया का वचन और लिंग जो है वह कर्ता के अनुसार है कि नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि जया किताब पढ़ती है में एक वचन है और स्त्रीलिंग है, क्योंकि जया स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें क्रिया जो है उसका लिंग और वचन जो है एक वचन और स्त्रीलिंग में है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कर्तृवाच्य आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, और अगर आएगा तो आसानी से आप लोग कर्तृवाच्य कर लेंगे। दूसरा है कर्म। कर्मवाच्य को हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। कर्मवाच्य में हम बताए थे कि कर्म की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया नहीं होती है। कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया दोनों होते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है और कर्म की प्रधानता होती है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आएगा या कर्ता जो है वह निर्जीव रहेगा, यानी कर्ता की प्रधानता तो रहेगी नहीं, या तो कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आएगा या निर्जीव रहेगा। अब निर्जीव रहने से मतलब यह है कि हम लोग सबसे पहले के द्वारा का उदाहरण, तीसरा उदाहरण जो है मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, पत्र की। लिखने का काम क्या हो रहा है? पत्र लिखने का काम हो रहा है। क्या लिखा गया? तो पत्र लिखा गया। तो यह जो है सकर्मक क्रिया है और पत्र जो है पुल्लिंग है, इसलिए पत्र के अनुसार यहाँ लिंग और वचन का प्रयोग किया गया है, लिखा गया। मोहन के तुरंत बाद, मोहन कर्ता है और कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा लगाया गया है। तो यह तो आप लोग का उदाहरण हो गया कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा का। और बात है निर्जीव का। तो जैसे पहला उदाहरण है सड़क बन रही है, दूसरा उदाहरण है पतंग उड़ रही है। तो इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा है कि सड़क और पतंग जो है वह निर्जीव है, यह अपने आप नहीं बन सकती है। इसको कोई बनाने वाला और कोई पतंग को उड़ाने वाला जरूर होगा, लेकिन उसको दर्शाया नहीं गया, वो कर्ता होगा। सड़क मजदूरों द्वारा बनाया जा रहा है, तो मजदूरों के द्वारा सड़क बन रही है, इसका यह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कर्ता जो है सड़क है वह निर्जीव है। तो पतंग उड़ रही है, पतंग अपने आप नहीं उड़ सकती है, या तो वह हवा से उड़ेगी या तो उसे कोई डोर में बांध के उड़ाएगा तब उड़ेगी। तो पतंग जो है वह भी निर्जीव है। तो क्रिया जो हो रही है वह कर्म का, उड़ने की क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार हो रही है और कर्ता के तुरंत बाद, कर्ता इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है लेकिन वह दिख नहीं रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ कर्मवाच्य होगा। अब अगला जो है हम लोगों का भाववाच्य कैसे पहचानते हैं। तो भाववाच्य पहचानने का सबसे आसान तरीका है कर्ता के तुरंत बाद से आ जाता है और वह जो है निषेधात्मक वाक्य होता है, निषेधवाचक वाक्य होता है और क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे रोगी से बैठा नहीं जाता, कर्ता रोगी है, रोगी के तुरंत बाद से आया है और वाक्य जो है वह निषेधवाचक है और जो क्रिया हो रही है वह बैठने की हो रही है। तो बैठा नहीं जाता क्रिया की प्रधानता है और कर्ता के तुरंत बाद से है और नहीं लगा हुआ है। बालक से पढ़ा नहीं जाता,
यहाँ भी पालक जो है वह कर्ता है, कर्ता के तुरंत बाद से विभक्ति चिन्ह आ गया है, और वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य है, और प्रधानता जो है वह पढ़ने की प्रधानता है, इसलिए क्रिया जो है पढ़ने की और वह नहीं हो रही है, तो यहाँ पर जो है भाववाच्य होगा। ऐसे अन्य और भी उदाहरण हैं, जैसे भाववाच्य के उदाहरण, मुझसे बैठा नहीं जाता, रोगी से बैठा नहीं जाता बताया ही था, मुझसे बैठा नहीं जाता, बालक से पढ़ा नहीं जाता, राम से टहला नहीं जाता, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तथा नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद बच्चों। फिर आगे जो है हम लोग वाच्य परिवर्तन अगला टॉपिक है, इसमें वाच्य परिवर्तन का एक वीडियो बना देंगे और आप लोग उसको भी कंप्लीट कर देंगे। नोट्स बहुत ज़रूरी है, व्याकरण का नोट्स बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बच्चों।